नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकें फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे। पीएम मोदी ने ब्लॉग लिखकर कहा, मिटाने की मानसिकता रखने वाले हो जाते हैं खत्म। 11 जनवरी को सोमनाथ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य 5 आरोपियों को दी जमानत। भारतीय तट रक्षक बल के बेड़े में शामिल हुआ अत्याधुनिक स्वदेशी पोत समुद्र प्रताप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया जलावतरण। पोत के निर्माण में 60% स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल। पंजाब में चरमराई कानून व्यवस्था। अमृतसर में आम आदमी पार्टी नेता की सरेआम हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई गोली मारने की वारदात। और ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी। कहा, प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग बर्दाश्त नहीं, उल्लंघन करने पर जोरदार हमले की धमकी। और अब विस्तार से समाचार। दिल्ली दंगों की साजिश मामले में प्रमुख आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अन्य 5 आरोपियों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा, उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिका दिल्ली दंगों के मामले में अन्य आरोपियों की तुलना में अलग है। इसके साथ ही अगर 1 साल में अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी नहीं होती तो उमर खालिद और शर्जील निचली अदालत में नए सिरे से जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। इससे पहले 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों और दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली पुलिस के अनुसार 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से पहले हिंसा की एक बड़ी साजिश रची गई थी। इसी आरोप के आधार पर पुलिस ने उमर खालिद, शर्जील इमाम और कई अन्य लोगों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया था। तो उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और कोर्ट ने कहा है कि इन दोनों की भूमिका अन्य आरोपियों से अलग है। 2020 में दंगों से पहले बड़ी साजिश रची गई थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी इस वक्त जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ कहा कोर्ट ने, और उन जो कोर्ट ने स्टेटमेंट जारी किया है उसके मायने भी आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल रमा, देखिए यहाँ पर कुल 7 आरोपी थे जो दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट ने ये कहा कि अपीलों में, इन सभी की अपीलों में वो क्रमवार ये देखेगा कि किसके खिलाफ क्या चार्जेस थे और कितनी उनमें ग्रेविटी है। तो कोर्ट ने ये कहा कि हम शर्जील इमाम और उमर खालिद के मामले में मानते हैं कि प्रथम दृष्टया अभियोजन पक्ष दिल्ली पुलिस ये अपना केस साबित करने में सक्षम रही है कि इन लोगों की जो भूमिका है वो संदेहास्पद है पूरा दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश के मामले में। और ये जो 2 लोग थे, इनके साथ किसी तरह की रियायत इस स्टेज पर नहीं की जा सकती। जहां तक डिले की बात है, ट्रायल के डिले को लेकर के और जो लंबा समय उन्होंने जेल में काटा है, ये ग्राउंड्स बनते हैं। बिल्कुल कोर्ट ने कहा कि इनको हम मानते हैं, लेकिन ये स्पेशल कानून है, स्पेशल प्रोविजन है जो यूएपीए कानून के जो प्रावधान है उनको संसद ने बहुत सोच समझ के बनाया है। और इसीलिए जो जमानत का जो बहुत ही स्ट्रिंजेंट कंडीशन है, यानी कि जब तक कोर्ट को ये ना लगे कि प्राइमा फेसाई केस ही पूरी तरह से साबित नहीं होता है आरोपियों के खिलाफ, तभी केवल जमानत दी जा सकती है। तो कोर्ट ने पाया कि ये जो मामला है उमर खालिद और शर्जील इमाम के मामले पर अप्लाई नहीं होता है। उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया जो भी आरोप थे या जो भी मटेरियल पेश किया गया अपने दिल्ली पुलिस की तरफ से, वो पर्याप्त था इस बात के लिए कि इन दोनों को किसी तरह की राहत सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा। हालांकि कोर्ट ने ये कहा कि जहां तक ट्रायल में डिले की बात है या लंबे वक्त तक जेल में रहने का मामला है, अगर 1 साल के भीतर भी जो अभियोजन पक्ष के गवाह अगर उनके बयान पूरे नहीं हो पाते हैं तो ये दोनों आरोपी दोबारा से निचली अदालत में अपने लिए जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। लेकिन इस स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई ऐसा डिले नहीं हुआ है जिस तरह के गंभीर आरोप हैं इन लोगों के खिलाफ, कि उसे देखते हुए
जो स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं बेल के यूएपीए के, उनको अनदेखा कर दिया जाए। तो कोर्ट ने 5 लोगों को तो राहत दे दी है सशर्त, लेकिन इन दोनों को अभी ऐसा लगता है कि कम से कम आप मान लीजिए कि 1 साल तक तो कोई राहत नहीं मिलने वाली। उसके बाद भी जब वो नए सिरे से जमानत याचिका दाखिल करेंगे, तब ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस पर करेंगे। तो अभी लंबा वक्त ऐसा लगता है कि इन दोनों आरोपियों को, उमर खालिद और शर्जील इमाम को, जेल में ही बिताना पड़ेगा। विकास, ये भी समझना चाहेंगे यूएपीए की के लिहाज से किस तरह का ये मामला बनता है, और इसके साथ ही जिस तरह से कोर्ट ने इन दोनों के केस को, जो 5 अन्य लोगों को, आरोपियों को जमानत मिली है, उनको अलग जो है रखा है और उनको जमानत दे दी गई है, तो किस तरह का ये पूरा मामला है, किस तरह के साक्ष्य थे जिससे कि कोर्ट इस फैसले पर पहुंचा है? रमा, देखिए, शर्जील इमाम के खिलाफ तो बहुत यहाँ पे मजबूत साक्ष्य दिल्ली पुलिस की तरफ से दिए गए। उसमें उन वीडियोस को दिखाया गया जिनमें शर्जील इमाम लोगों को ये कह रहा था कि अगर हम चाहें तो नॉर्थ ईस्ट को बाकी हिस्से से अलग किया जा सकता है, और सीए के खिलाफ जो प्रतिरोध का पूरा एक अभियान चलाया था इन लोगों ने, उसके आड़ में एक तरीके से लोगों को भड़काने की कोशिश की गई। और खास तौर से जो नॉर्थ ईस्ट को और चिकन नेक को लेकर के जो बयान था, जो एक बहुत छोटी एक जमीनी पट्टी है जो बाकी नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ती है, उसको अलग थलग करने की बात यहां पर उस वीडियो में सामने आई थी। वो वीडियो भी कोर्ट के अंदर चलाया गया। उमर खालिद की भूमिका को लेकर के कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप जो थे उनमें उमर खालिद बहुत एक्टिव था। जो इसको लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, उसमें उसके बहुत सारे मैसेजेस हैं जो इस बात को एक तरीके से प्रथम दृष्टया दिखाते हैं कि वो एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी के जो आरोप है उसमें एक बड़ी कड़ी है। और दूसरी बात, उमर खालिद जो लोगों से मिला, दिल्ली के बाहर भी अलग अलग जगहों पर जो उनकी पब्लिक मीटिंग्स के नाम पर जो लोगों को इकट्ठा किया गया और वहां पर जो बयानबाजी की गई, उन सबको दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट के सामने रखा गया। तो कोर्ट ने पाया कि इन दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए किसी तरह की रियायत इन दोनों को देने के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट नहीं है। हालांकि 5 जो लोग हैं उनको यूएपीए के तहत जो जमानत दी जाती है, जिन मामलों में लगता है कोर्ट को कि इनका मामला कुछ संदेहास्पद है कि ये लोग आरोपी हैं या नहीं हैं, तो उनके लिए जो जमानत में जो शर्त के प्रावधान होते हैं उसमें भी काफी कड़ी शर्तें होती हैं। वो शर्त के प्रावधानों के साथ बाकी 5 लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है, लेकिन इन दोनों के मामले में काफी डॉक्यूमेंट्री मटेरियल यहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से रखा गया था। वीडियोस शर्जील इमाम के 2-3 जगहों पर जो उन्होंने जनसभाओं में बयानबाजी की, उनके वीडियोस यहां पर सुप्रीम कोर्ट में भी चलाए गए। और उमर खालिद के मामले में भी कोर्ट का यह मानना था कि वो शर्जील इमाम से मिलता था, और जो ये लोग, इन लोगों को दिल्ली पुलिस मास्टरमाइंड बुलाती थी कि ये लोग मास्टरमाइंड थे इस पूरे जो हिंसा भड़की हमने देखा खासतौर से दिल्ली में, और दूसरी जगहों पर भी इस तरह की कोशिशें की गई, लेकिन दिल्ली में तो साफ साफ वायलेंस आपने देखा, और जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई उस पूरे वायलेंस के दौरान। तो ये व्यापक साजिश में इन दोनों की भूमिका को लेकर के दिल्ली पुलिस ने काफी कुछ कोर्ट के सामने रखा था। विकास, 1 साल तक इनके अपील करने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। देखिए, क्योंकि जमानत के लिए जो ये लोग आए थे कि डिले हो रहा है ट्रायल में और बहुत लंबे समय से ये जेल में समय काट चुके हैं, तो इन 2 ग्राउंड्स के आधार पर ये पहले लोअर कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट आए। उसके बाद तो इन तीनों ही फोरम पर कोर्ट ने शर्जील इमाम और उमर खालिद को कोई राहत नहीं दिया है। तो 1 साल तक तो आप ये मान लीजिए कि इन ग्राउंड्स पर किसी तरह की जमानत का कोई मामला बनता हुआ दिखता नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इतनी रियायत इनके साथ यही बरती है कि अगर आपको 1 साल में भी प्रोसिक्यूशन की जो भी प्रक्रिया है विटनेसेस रिकॉर्ड करने की, उसमें डिले होता है, तो आप नए सिरे से जमानत के लिए याचिका दाखिल करें। इस बीच में 2 बार उमर खालिद को जमानत मिली है, लेकिन वो केस की मेरिट्स नहीं थी। उन्होंने दोनों बार परिवार में शादी के लिए इसी वजह से कहा जा सकता है बड़ा झटका लगा है। बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी की प्रेस वार्ता में शहजाद पूनावाला ने भी इस मुद्दे पर कहा है, सत्यमेव जयते बोलने की बारी है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को प्रथम दृष्टि में आरोपी माना है। दिल्ली में दंगा संयोग नहीं बल्कि वोट बैंक का बड़ा प्रयोग था। उमर खालिद और शर्जील इमाम, उन दोनों व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार की राहत डिनाई कर दी है, उनके बेल को रिजेक्ट कर दिया है। जो दिल्ली में दंगे किए गए वो दरअसल संयोग नहीं, सोचा समझा प्रयोग भी नहीं, मैं तो कहूँगा हिंदू विरोध का और यही एम फैक्टर, वोट बैंक फैक्टर का सबसे बड़ा उद्योग था। जैसे अभी हमने हाल ही में कई देशों में देखा है, जिसके लिए दुआ इबादत भी रोज कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं कि हिंसात्मक रूप से यहाँ पर सत्ता का तख्ता पलट करवाया जाए। इस दृष्टिकोण से यहाँ पर हिंदू विरोधी नरसंहार
जिस प्रकार से 1000 वर्ष पहले भी हमने देखा था, उसी प्रकार से करवाया गया। स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल कराया। कोची में तैनात ये जहाज प्रदूषण नियंत्रण, समुद्री निगरानी और भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिए अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। उप महानिरीक्षक अशोक कुमार भामा की कमान में जहाज पर 14 अधिकारी और 115 कर्मी तैनात हैं। इस दल में 2 महिला अधिकारियों की पहली नियुक्ति भी शामिल है, जो अपने पुरुष समकक्षों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कर्तव्य निभाएंगी। आईसीजीएस समुद्र प्रताप के जलावतरण कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बल की प्रशंसा की और पोत समुद्र प्रताप की खासियत गिनाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये पोत कई उन्नत तकनीकों और सेंसर से लैस है। ये जहाज इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम और ऑटोमेटेड पावर मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है। इसमें उच्च क्षमता वाली बाहरी अग्निशमन प्रणाली भी मौजूद है। ये न सिर्फ समुद्र में प्रदूषण नियंत्रण बल्कि भारतीय तट की रक्षा, पेट्रोलिंग और आपदा नियंत्रण की ताकत को बढ़ाएगा। ये जहाज जब लहरों पर आगे बढ़ेगा तो देश का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। यह शिप जब लहरों पर आगे बढ़ेगा तो उसके साथ हमारे कोस्ट गार्ड्स का और भारत का आत्मविश्वास भी आगे बढ़ेगा। मुझे बताया गया है कि समुद्र प्रताप को विशेष रूप से पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसकी भूमिका मैं मानता हूं यहीं तक सीमित नहीं है। यह सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी उतना ही सक्षम है, कोस्टल पेट्रोल में भी उतना ही प्रभावी है और मैरीटाइम सेफ्टी को मजबूत करने में भी उतना ही यह महत्वपूर्ण है। स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप के जलावतरण समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस पोत के निर्माण में 60% स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल हुआ है। यह हमारी आत्मनिर्भर भारत योजना की सफलता को दर्शाता है, लेकिन हमें इसे 90% की सीमा तक ले जाना है। इस शिप की एक और खास बात यह है, इसमें 60% से अधिक इंडिजिनस मटेरियल्स का ही उपयोग हुआ है। यह अपने आप में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता हुआ यह एक मजबूत कदम है। हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स का असली अर्थ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में दिखाई देता है। इतने कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म में भी इस लेवल का इंडिजिनस कंटेंट यह दिखाता है कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम अब काफी मैच्योर हो चुकी है। और खास बात यह है कि इस शिप में पहली बार महिला अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। इस कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। आईसीजीएस समुद्र प्रताप को पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन किया गया है और बनाया गया है, जिसमें 60% से ज्यादा देसी उपकरण होते हैं। 114.5 मीटर लंबा है और 16.5 मीटर चौड़ा है। ये जहाज 22 नॉट से ज्यादा की स्पीड ये पकड़ सकता है। इसमें एडवांस्ड ऑटोमेशन और कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल सिस्टम लगे हैं। इसके हथियारों में एक 30 mm CRN 91 गन और 2 12.7 mm स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन शामिल हैं। तो नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया है आईसीजीएस समुद्र प्रताप। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विशाल, किस तरह से समुद्री बेड़े को मजबूत करेगा समुद्र प्रताप? देखिए रमा, जैसे कि आपने रक्षा मंत्री को सुना, इंडियन कोस्ट गार्ड का ये सबसे बड़ा यानी कि भारतीय तट रक्षक दल का ये सबसे बड़ा जहाज है, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी के साथ साथ हमारी एनवायरनमेंट को भी सिक्योर करेगा। और ये इसलिए तैनात किया गया है ताकि समुद्र में जो भी पोल्यूशन हो उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको चेक किया जा सके। इसमें फायर फाइटिंग सिस्टम भी है, साथ ही इसमें रिमोटली कंट्रोल्ड गन्स लगे हुए हैं, यानी कि सिक्योरिटी के साथ साथ ये एनवायरनमेंट को भी सिक्योर करेगा और हमें मैरीटाइम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा ये विमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा नमूना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम 2 ऑफिसर्स को इसमें तैनात किया गया है, विमेन ऑफिसर्स। और जैसे कि आपने रक्षा मंत्री को सुना, रक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि हालांकि विमेन एम्पावरमेंट में बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है फौज के अंदर, लेकिन फौज के अंदर हम ना सिर्फ महिला अधिकारी को सबऑर्डिनेट रोल में सपोर्ट के लिए रख रहे हैं, लेकिन अब वो पायलट्स और फ्रंट लाइन रोल में भी उनकी भूमिका रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम ज्यादा से ज्यादा महिला सशक्तिकरण पे जोर दे रहे हैं, साथ ही हम इंडिजिनाइजेशन पर भी जोर दे रहे हैं। अभी ये जो शिप बना है जिसमें 60% चीजें जो है वो भारत में ही बनी है, लेकिन रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम इसको 90% तक लेकर जाएंगे और ये एक
बहुत बड़ी सोच है मोदी सरकार की कि हम अपने जो हमारी डिफेंस फोर्सेज है, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड जो हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार है, उसमें भी हम इंडिजिनाइजेशन पे बहुत जोर दे रहे हैं। बिल्कुल विशाल, ये भी समझना चाहेंगे जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनकी निगरानी को लेकर इसे काफी अहम माना जा रहा है। किस तरह से जो अत्याधुनिक इक्विपमेंट इसके अंदर लगे हुए हैं, कितनी क्षमता का ये है, और जब हम मजबूती की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो उसको देखते हुए कितना बड़ा गौरव है देश के लिए? देखिए, ये जब हम बात करते हैं कि भारत गौरव की, तो ये एक जाहिर सी बात है, साल की शुरुआत में ही एक हमें ऐसा शिप मिला है जो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड को मजबूत करेगा। इंडियन कोस्ट गार्ड हमारा फ्रंट लाइन डिफेंस है जब हम मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो, और वो काम करता है सीधे सीधे इंडियन नेवी के साथ मिलकर। अब हम बात कर रहे हैं फौज के हम सेंट्रलाइजेशन की, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो उसमें जब हम बात करते हैं थिएटराइजेशन की, तो उसमें न सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बल्कि इंडियन कोस्ट गार्ड भी उसमें शामिल है और उसमें शामिल है, क्योंकि सेंट्रल पुलिस फोर्स का हिस्सा है इंडियन कोस्ट गार्ड। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को एक और एडिड एडवांटेज मिलेगा। ये ना सिर्फ पोल्यूशन को कंट्रोल करेगा, लेकिन हमारी जो लॉन्ग कोस्ट लाइन है गुजरात से लेकर हम बे ऑफ बंगाल तक, तो उसको भी ये मॉनिटर करेगा। और जैसे कि आपने बताया दर्शकों को, इसमें रिमोटली कंट्रोल्ड गन्स लगी हुई हैं, इसमें फायर फाइटिंग सिस्टम लगा हुआ है, तो किसी भी एक्सीडेंट से तो निपटेगा, किसी भी पोल्यूशन को कंट्रोल करेगा, किसी भी तरह के घुसपैठ को ये कंट्रोल करेगा, उसको मॉनिटर करेगा और उसको चेक भी करेगा, क्योंकि ये वेल आर्म्ड भी है। रमा विशाल, 60% जो है इसमें स्वदेशी जिस तरह से कहते हैं ताकत का इस्तेमाल किया गया है, और रक्षा मंत्री ने कहा है इसे 90% तक ले जाना है। इस दिशा में क्या कुछ किया जा रहा है? और वैसे भी जब हम देखते हैं रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लगातार देश में बढ़ रही है, उसको देखते हुए यहाँ पर स्पीड कितनी तेज दिखाई देती है? देखिए, जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, तो जो 2025 गया उसमें रक्षा मंत्री ने अनाउंस किया था इट इज गोइंग टू बी ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। और रिफॉर्म्स ऐसा नहीं कि आप आज शुरू करेंगे कल खत्म कर देंगे। 2025 में हमने देखा किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जो ईयर ऑफ रिफॉर्म्स का फायदा हमें मिला, यानी कि इंडिजिनाइजेशन का हमें फायदा मिला। उसका सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको किसी भी पार्ट की जरूरत है, आप उसको लोकली मेक कर रहे हैं। उसके अलावा आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो दुश्मन के पास नहीं, क्योंकि जब आप इंपोर्ट करते हैं टेक्नोलॉजी तो आपके दुश्मन के पास भी हो सकती है। तो उस दिशा में ईयर ऑफ रिफॉर्म्स 2025 था। अब हम उससे एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं और बहुत ज्यादा जोर इस बात पे है रमा कि हम अपनी नेवी को, जिसमें इंडियन कोस्ट गार्ड उसका सबऑर्डिनेट पार्ट है, उसको किस तरह से हम उसको मजबूती प्रदान करें, क्योंकि चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है, खासतौर से नेवी के मामले में उसने यूएसए को पीछे छोड़ दिया है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा फोकस है इंडियन नेवी को इंडिजिनाइज करने का, इंडियन नेवी को मॉडर्नाइज करने का, और उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी और बहुत कुछ किया जाना बाकी है, जैसे कि आपने रक्षा मंत्री से सुना। विशाल, ये भी समझना चाहेंगे इसमें जो एक D1 क्षमता, डायनेमिक 1 क्षमता लगाई गई है, ये क्या कुछ है? क्या ये टेक्निकल टर्म्स हैं? इसके अर्थ क्या होते हैं? और किस तरह से ये समुद्री क्षेत्र में हम जब तीव्रता की बात कर रहे हैं, संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं, रक्षा की बात कर रहे हैं, रक्षा प्रणाली के उन्नत होने की बात कर रहे हैं, तो उसको किस तरह से मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, जब हम मॉडर्नाइजेशन और इंडिजिनाइजेशन की बात करते हैं तो दो बड़ी चीजें अहम हो जाती है रमा। एक तो ये कि टेक्नोलॉजी हमारे पास है, और दूसरी ये कि हम उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरह के घुसपैठ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तमाम टेक्निकल टर्म्स उसके मद्देनजर रखे गए हैं। और ये जब हम डायनेमिज्म की बात करते हैं, सबसे पहले कितना एरिया ये कवर करेगा, लार्जेस्ट शिप है ये इंडियन कोस्ट गार्ड का। उसके अलावा ये कितना एरिया को कवर करता है, कितना स्पीड से ये चल सकता है, आपने बताया कि 22 नॉटिकल माइल से ये एरिया को कवर करेगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि हमें हर तरह के अटैक को कंट्रोल करना है, और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी आज के दिन की बहुत बड़ी जरूरत है। इसलिए हमें अपनी लंबी कोस्ट लाइन को डिफेंड करना होगा, अरेबियन सी से लेकर इंडियन ओशन तक। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं महासमुद्र की, जो प्राइम मिनिस्टर ने हमारे को दिया, महासमुद्र का मतलब ये है कि मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। ना सिर्फ हम अपनी टेक्नोलॉजी अपने भारत के लिए इस्तेमाल करेंगे, बल्कि उसे अपने मित्र देशों के लिए मदद के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। और जब हम महासमुद्र की बात करते हैं तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल नहीं, इंडियन ओशन ही नहीं, बल्कि हम बात कर रहे हैं एक्सटेंडेड पैसिफिक ओशन की। और हम सब जानते हैं किस तरह से चीन की घुसपैठ वहां पर बिल्कुल, भारत की क्षमता और उन्नत तकनीक का ये प्रतीक है। बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी के लिए। और मीडिया प्राइम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए टीडी न्यूज के साथ।
प्राचीन तमिल साहित्य में जीवंत त्रिपुरारी की नगरी काशी में संस्कृति का अद्भुत समागम। एक आत्मा, एक विचार, एक संस्कार, केवल प्रकटीकरण दो। पहला ज्ञान की राजधानी, दूसरा संस्कृति और कला का गढ़, और दोनों के मिलन का नाम है काशी तमिल संगमम। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी के नमो घाट से प्रारंभ हुए काशी तमिल संगमम के वर्ष 2025 के संस्करण का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। सांस्कृतिक समागम की सतत प्रक्रिया तमिल करकलाम के जरिए हो रही है और प्रगाढ़। काशी तमिल संगमम भारत की सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और आध्यात्मिक साझेदारी को सशक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार कर रहा है। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाने के लिए सोमनाथ में साल भर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। खास तौर पर 8 से 11 जनवरी तक सोमनाथ में कई आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम होंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को सोमनाथ जाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर एक्स पर पोस्ट किया है। पीएम ने लिखा है, जय सोमनाथ। वर्ष 2026 में आस्था की हमारी तीर्थस्थली सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बार बार हुए हमलों के बावजूद हमारा सोमनाथ मंदिर आज भी अडिग खड़ा है। सोमनाथ दरअसल भारत माता की उन करोड़ों वीर संतानों के स्वाभिमान और अदम्य साहस की गाथा है, जिनके लिए अपनी संस्कृति और सभ्यता सदैव सर्वोपरि रही है। इस पोस्ट में प्रधानमंत्री ने तस्वीरों के साथ एक लेख भी साझा किया है। लेख में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, सोमनाथ। ये शब्द सुनते ही हमारे मन और हृदय में गर्व और आस्था की भावना भर जाती है। दुर्भाग्यवश यही सोमनाथ विदेशी आक्रमणकारियों का निशाना बना। महान तीर्थ पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आक्रमण को लेकर आगे लिखा है, ये ऐसा दुख है जिसकी पीड़ा इतने समय बाद भी महसूस होती है। 1000 वर्ष बाद आज भी ये मंदिर पूरे गौरव के साथ खड़ा है। सोमनाथ की गाथा भारत माता की करोड़ों संतानों के स्वाभिमान की गाथा है। इसके लिए महान पुरुष और महिलाओं ने रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। हर बार पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने मंदिर को फिर से खड़ा किया है। प्रधानमंत्री ने लिखा, मिटाने की मानसिकता रखने वाले खत्म हो जाते हैं, लेकिन सोमनाथ मंदिर आज हमारे विश्वास का मजबूत आधार बनकर खड़ा है। साथ ही प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने लेख में लिखा है कि आज़ादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का पवित्र दायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के सक्षम हाथों में आया। 11 मई 1951 को सोमनाथ में भव्य मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। वहीं तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को लेकर लिखा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस घटना से अधिक उत्साहित नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि माननीय राष्ट्रपति और मंत्री इस समारोह का हिस्सा बने, लेकिन राजेंद्र बाबू अडिग रहे और फिर जो हुआ उसने एक नया इतिहास रच दिया। अगर 1000 साल पहले खंडित हुआ सोमनाथ मंदिर अपने पूरे वैभव के साथ फिर से खड़ा हो सकता है, तो हम 1000 साल पहले का समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। तो सोमनाथ पर पीएम मोदी का आलेख, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1000 साल पहले का मंदिर गौरव के साथ खड़ा है, तो हम भी 1000 पहले की समृद्धता फिर से ला सकते हैं। और आइए देखते हैं सोमनाथ मंदिर पर यह विशेष वीडियो। सौराष्ट्र स्थित प्रभास पाटन की पावन धरती, श्री सोमनाथ महादेव का दिव्य धाम, जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम। सदियों से प्रभास तीर्थ भगवान सोमेश्वर के भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र है। कहा गया है, सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्व पापै प्रमुच्यते, यानी सोमनाथ के दर्शन मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है।
हजारों वर्षों से धर्म और अध्यात्म के शिखर स्थल पर अनगिनत लोग महादेव के सानिध्य का अनुभव करते आ रहे हैं। लेकिन काल चक्र में वो तारीखें भी दर्ज हैं जब इस पवित्र तीर्थ का विध्वंस करने के लिए कुटिल आक्रांताओं ने दमनकारी प्रयास किए। ऐसा पहला प्रयास हुआ आज से ठीक 1000 साल पहले। साल था 1026। महमूद गजनबी ने इस तीर्थ पर बर्बरता की थी। न सिर्फ मंदिर को तोड़ा बल्कि पावन शिवलिंग को खंडित किया। यहां तक कि उसके खंड को मस्जिद के फर्श में लगा दिया गया ताकि आने जाने वाले लोगों के पैरों तले सनातनी आस्था को रौंदा जाए। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। आने वाले दौर में बर्बरता का चेहरा बदला, लेकिन दमनकारी सोच वही रही। फिर चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी हो या सुल्तान मुजफ्फर, महमूद बेगड़ा हो या औरंगजेब, दमन का यह अध्याय बार बार दोहराया गया। कोशिश थी कि घंटियों की गूंज शांत हो जाए और आस्था की लौ बुझ जाए। लेकिन भगवान शिव के भक्तों को भला कौन सी हुकूमत डरा सकती थी। अपने आराध्य के लिए अनगिनत सनातनियों ने अथक संघर्ष किया। हजारों लोगों ने अपना खून बहाया ताकि भगवान सोमेश्वर का यह तीर्थ क्षेत्र सदैव लोगों के जीवन को आलोकित करता रहे। और यही तो सनातन की चिर निरंतरता है, जहां आस्था सीमाओं से परे है, जो लोगों के हृदय में और रगों में समाहित है, जहां हर श्वास महादेव से जुड़ी है, हर स्मृति महाकाल में एकाकार है। यही तो संस्कार है जो गंगा के मैदानों में, कावेरी के तट पर, नर्मदा की धारा में और गोदावरी के आंचल में विकसित हुई है। इसलिए हर उस विध्वंस के बाद जिसमें अस्तित्व मिटाने की हनक थी, लोगों की दृढ़ता हिमालय की तरह ऊंची होती गई। आज 1000 साल के बाद जब हम देखते हैं तो विध्वंस के उस दौर को नहीं बल्कि पुनर्निर्माण के उस निर्बाध श्रृंखला को याद करते हैं, जिसमें अहिल्याबाई होलकर से लेकर सरदार पटेल तक का योगदान अविस्मरणीय रहा है। जो क्रूरता की तलवारों पर भगवान शिव के त्रिशूल और कोटि कोटि भक्तों की अटूट श्रद्धा का जय घोष है। यह भी संयोग है कि यह साल वर्तमान सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल का भी वर्ष है। बीते 11.5 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में मंदिर परिसर और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का लगातार विस्तार हुआ है, जो श्री सोमनाथ धाम की लगातार दिव्य होती आभा का प्रतीक है। इस अटूट आस्था और अदम्य विश्वास के 1000 वर्ष पूर्ण होने पर आज पूरा भारतवर्ष सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है। भूलना नहीं है, झुकना नहीं है, रुकना नहीं है। यह भारत की अडिग आस्था की प्रतिध्वनि है। श्री सोमनाथ महादेव की कृपा से आज जब देश विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो यह तीर्थ हमें प्रेरणा देता है कि बाधाएं कितनी भी बड़ी हों, उससे काफी बड़ा हमारा हौसला है। जय श्री सोमनाथ। तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अपने आप में आत्मशक्ति का दिव्य रूप है। प्रोफेसर मक्खनलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इतिहासकार हैं। मक्खनलाल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आलेख में 1000 साल पहले का जिक्र किया, तब का विध्वंसकारी काल और अब का पुनर्निर्माण का काल, किस तरह से प्रधानमंत्री ने क्या संकेत दिया है, इसके जरिए क्या कुछ संदेश दिया है जब वो कहते हैं कि विध्वंस हो सकता है तो पुनर्निर्माण भी हो सकता है?
ये आदरणीय प्रधानमंत्री ने ये जो चीजें लिखी हैं अपने आलेख में, एक एक बात ऐतिहासिक रूप से सत्य है। उसका विध्वंस हुआ, चाहे वो महमूद गजनी रहा हो, चाहे अलाउद्दीन रहा हो, चाहे जो रहे हों, प्रधानमंत्री की ये शालीनता है, प्रधानमंत्री का ये बड़प्पन है कि तमाम वो बातें वो नहीं कहते, उस पर जिक्र नहीं करते जो पब्लिक को जरूर जानना चाहिए, इसलिए कि प्रधानमंत्री उसे अपने लेवल पे नहीं रखना चाहते। जो अच्छी बात है एक किसी देश के प्रधानमंत्री को, लेकिन पब्लिक को यह जानना चाहिए। वो सब जानते हैं कि सोमनाथ का विध्वंस कैसे हुआ, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि पवित्र सोमनाथ का पुनर्निर्माण कैसे हुआ। और यह जानना इसलिए भी चाहिए कि न केवल आप इतिहास से परिचित होंगे, बल्कि कैसे बना इससे भी परिचित होंगे। आपको बहुत ब्रीफली बता दें कि जब भारत की स्वतंत्रता मिली और सौराष्ट्र अभी भारत में नहीं मिल रहा था, आनाकानी कर रहा था, तो सरदार पटेल ने उसे भारत में शामिल किया और 13 नवंबर 1947 में सोमनाथ मंदिर के ध्वंसावशेषों के आसपास टहलते हुए उन्होंने अनाउंस किया 13 नवंबर 1947 को कि हम सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे, पुनर्निर्माण करेंगे। आपको जान के यह ताजुब होगा कि जवाहरलाल नेहरू इसके खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने उस समय सरदार पटेल के सामने मुंह नहीं खोला। सिर्फ मौलाना आज़ाद नेहरू के इशारे पर कहा कि नहीं, वहाँ किसी मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए, वो जो ध्वंसावशेष बचे हुए हैं उनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दे दीजिए, वो इसको इसी तरह से संरक्षित करेंगे। यानी मंदिर को एक मरा हुआ मान लिया गया, एक बिल्डिंग मान लिया गया, न कि जीवित स्थान। लेकिन जरा इस चीज को समझिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जिसमें एन.वी. गाडगिल, के.एम. मुंशी और सरदार पटेल थे, यह तय किया गया कि जिस तरह मस्जिदों का पुनर्निर्माण भारत सरकार करती है, मंदिर का भी करेगी। मिनट्स हैं, उठा के देख लीजिए। लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, मंदिर का निर्माण पब्लिक कराए, जिसको मंदिर में जाना है वो कराए, न कि सरकार। ये भी मान लिया गया। लेकिन सरदार पटेल के मरने के बाद नेहरू ने जितना हो सकता था उतना विरोध सोमनाथ मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए किया। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि 24 अप्रैल 1951 को के.एम. मुंशी ने एक लंबा पत्र लिखा। लंबा पत्र क्यों लिखना पड़ा 10-11 पेज का? कि एक कैबिनेट मीटिंग के भरी मीटिंग में नेहरू ने कहा, आई डोंट लाइक योर डूइंग सोमनाथ, इट इज रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म। जब तक सरदार पटेल थे, जिंदा नहीं थे, जिंदा थे तब तक नेहरू की हिम्मत नहीं पड़ी बोलने की, गांधी जी के सामने नहीं पड़ी। लेकिन ये बात कैबिनेट मीटिंग में कहा के मुंशी से कि आई डोंट लाइक योर इन्वॉल्वमेंट इन दिस, यू आर डूइंग रिवाइवलिज्म ऑफ हिंदुइज्म। के.एम. मुंशी का वो पत्र 20 जगह छपा है, मेरी अपनी किताब में भी छपा है, सेकुलर पॉलिटिक्स में जी। पढ़ने लायक है कि पहले दिन से लेके अंत तक क्या क्या निर्णय हुए हैं, कहाँ कहाँ निर्णय हुए थे, कैबिनेट ने क्या क्या कहा। और नेहरू को वो पूरी तौर पे, शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करता, एकदम नंगा करके रख दिया कि आप किस तरह से हिंदू विरोध किस पराकाष्ठा पर जाते हैं। लेकिन अंत यही समझना चाहेंगे, क्योंकि इतिहास की बारीकी आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता है, इस विरोध की वजह क्या थी? इस विरोध की वजह उनका सो कॉल्ड सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का नेहरू ने दिया कि सेकुलरिज्म का मतलब ये सरकार धर्म से दूर रहे, मजहब से दूर रहे, ये नहीं था। नेहरू का सेकुलरिज्म मतलब एंटी हिंदुइज्म, और वही भारत में चलाया गया, ये था। दूसरा उनका मुसलमानों के प्रति, मौलाना आज़ाद के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर, कि वो जो चाहते हैं, मौलाना आज़ाद नहीं चाहते थे कि मंदिर बने यहाँ। तो ये बहुत, जिसको तुष्टीकरण कह लीजिए, और कांग्रेस का तुष्टीकरण 1919 से शुरू हुआ था। गांधी जी के आने के बाद खिलाफत मूवमेंट से शुरू हो जाता है, और चाहे वो 1916 का वो हो, लखनऊ का कॉन्फ्रेंस हो, या सेपरेट इलेक्टोरेट हो, डिवीज़न हो, तो एक इसकी बड़ा ऐतिहासिक
परंपरा है तुष्टीकरण की। तो नेहरू ने इस तुष्टीकरण को देखते हुए राजेंद्र बाबू को लिखा कि आप इनॉग्रेशन करने नहीं जाएंगे, मंदिर का उद्घाटन आप नहीं करेंगे। राजेंद्र बाबू ने जो पत्र लिखा है वो भी पढ़ने लायक है। और जो सोमनाथ पे उन्होंने दिया, भारतीय परंपरा को, भारतीय समाज को, भारतीय सनातन परंपरा के बारे में जो लिखा वो भी पढ़ने लायक है। तो प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही, एक एक बात ऐतिहासिक रूप से सत्य है, लेकिन उनकी भाषा की कोई तुलना नहीं कर सकता। जिस शालीन भाषा में वो बात कहते हैं, कभी किसी के प्रति उंगली नहीं उठाते, लेकिन इतिहास उंगली उठाता रहेगा, बात बताता रहेगा और कहता रहेगा कि सत्य क्या है। बिल्कुल मक्खनलाल जी, जो सेक्युलरिज्म की आपने जिस तरह से बात की, तो सेक्युलरिज्म बिल्कुल जो है इससे विपरीत उसकी परिभाषा हम देख सकते हैं। और जिस तरह से इसमें हमारी जो सांस्कृतिक आस्था है, सांस्कृतिक गौरव है, उस पर कुठाराघात हुआ, जिस तरह से इसका विध्वंस किया गया, बार बार इसका आक्रमण किया गया इसके ऊपर, और जिस तरह से इसके पुनर्निर्माण के लिए लगातार फिर प्रयास भी किए गए हमारे जननायकों ने, प्रधानमंत्री ने उनके नाम का भी उल्लेख किया है। क्यों इस गौरव को, क्यों इस जिजीविषा को, क्यों इस यात्रा को हमारी जो पीढ़ी है उसको जानना चाहिए, और ये कितना बड़ा आयोजन है जब हम इसे स्वाभिमान पर्व कहते हैं? देखिए, एक बात जान लीजिए, ऐतिहासिक सत्य है, जो समाज, जो लोग, जो देश अपने इतिहास को भूल जाता है या अपने इतिहास में कोई शिक्षा नहीं ग्रहण करता, वो इतिहास का हिस्सा हो जाता है। यानी वो खत्म हो जाती हैं, वो नस्लें खत्म हो जाती हैं, कौमें खत्म हो जाते हैं, वो देश खत्म हो जाते हैं, अगर आप अपने इतिहास को नहीं याद रखते। आपका इतिहास आपकी पहचान है, आपका इतिहास आपकी धरोहर है, आपको उस पर गर्व होना चाहिए और उसको सुरक्षित करना आपकी जिम्मेदारी है। किसी भी व्यक्ति के 3 हिस्से होते हैं, उसका पिछला हिस्सा, वर्तमान हिस्सा और आगे का हिस्सा। भूत, भविष्य और वर्तमान। भूत, वर्तमान और भविष्य। इतिहास, जब आदमी अपने भूत, वर्तमान और भविष्य की चिंता करता है तो इतिहास तो आपका अपना इतिहास है, आप कैसे नहीं चिंता करेंगे। इतिहास को जानना का मतलब यह है कि आप अपनी जड़ों को जानते हैं, अपने परंपराओं को जानते हैं, आप कहाँ से चले थे, आज कहाँ हैं उसे जानते हैं। जहाँ से चले थे और आज जहाँ हैं, इसके बाद आगे का रास्ता आप तय कर पाते हैं इसी इतिहास के बेसिस पे। इसीलिए जब राजेंद्र बाबू ने इसे अपने भाषण में कहा सोमनाथ में कि इतिहास और परंपराओं का हमें सम्मान करना चाहिए, लेकिन तमाम ऐसी कौमें हैं, तमाम ऐसी आइडियोलॉजीज हैं जो इतिहास को खत्म करके ही आगे बढ़ी हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। हमें इससे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी सभी आइडियोलॉजी से हमें सावधान रहना पड़ेगा जो ये कहते हैं कि इतिहास को भुला दीजिए, या जो ये कहते हैं कि इनका इतिहास खत्म कर दिया जाए। मक्खनलाल जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने किस तरह से ये भी संदेश दिया है कि विकास होता है लेकिन विरासत पर गर्व के साथ इसको भी साथ लेकर चला जा सकता है और चला जाना चाहिए। विकास आपके आकाश की ऊंचाइयों पर जाता है, विकास आपको आकाश पर ले जाता है, लेकिन जो वर्तमान है और जो आपका भूत है, जो आपका इतिहास है, वो आपकी जमीनी हकीकत के अलावा वो नींव है। आज आप चाहे जितना बात कीजिए, चाहे सोलर टेक्नोलॉजी की, चाहे ये इसकी, चाहे जितनी बातें कीजिए, लेकिन आप ये नहीं भूल पाएंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ हुई। आप ये नहीं भूल पाएंगे कि अगर हम आज स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो विक्रम साराभाई का नाम लें। उसी तरह से जब आप अपनी सांस्कृतिक तो इतिहास की बात करते हैं तो आप सोमनाथ का नाम कैसे नहीं लेंगे, काशी विश्वनाथ का नाम कैसे नहीं लेंगे, राम जन्मभूमि का नाम कैसे नहीं लेंगे, आप ऋग्वेद का नाम कैसे नहीं लेंगे। ये आपकी आइडेंटिटी है, इसके बिना आप कुछ नहीं है। इसके बिना मैं सिर्फ एक मक्खनलाल हूँ जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मक्खनलाल अगर काशी विश्वनाथ की बात करते हैं, राम जन्मभूमि की बात करते हैं, कृष्ण जन्मभूमि की बात करते हैं, ऋग्वेद की बात करते हैं, उपनिषद की बात करते हैं, तो मक्खनलाल हैं कुछ।
बिल्कुल, बड़ा गूढ़ ये उनकी संदेश आइडेंटिटी प्रधानमंत्री ने है। दिया है। यदि आपको विकास के आकाश की ऊंचाइयां छूनी है तो अपनी जमीनी जड़ों की मजबूती और अपनी विरासत पर गर्व बेहद जरूरी है। मक्खनलाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मीडिया प्राइम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए टीडी न्यूज के साथ। मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। मेरा ईशान तो साइंटिस्ट बनेगा। अब ये ईशान क्या बनेगा? ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगी पंजाब की, जहां पर कानून व्यवस्था बिल्कुल तार तार हो चुकी है। पंजाब की आप सरकार कानून व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में है। अमृतसर के मैरीगोल्ड रिसोर्ट में एक शादी समारोह के दौरान आम आदमी पार्टी के सरपंच जर्मल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। CCTV में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वारदात को कैसे अंजाम दिया गया। शादी समारोह में 2 युवक आए और सरपंच जर्मल सिंह के पास जाकर सिर में गोली मार दी, जिससे सरपंच जर्मल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पंजाब में इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कबड्डी खिलाड़ी और हिंदू नेताओं की हत्याएं हो चुकी हैं और अब तक आपकी सरकार में आपके नेता ही सुरक्षित नहीं है। वहीं पुलिस का कहना है कि सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच की जा रही है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता गुरमीत जुड़े हुए हैं जालंधर से इस वक्त। गुरमीत, ये किस तरह का माहौल लगातार वहां पर होता जा रहा है? क्यों कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी बिगड़ गई है? देखिए रमा, जिस तरह से अभी आपने बताया, जर्मल सिंह ये सरपंच थे, इनकी हत्या हुई है, पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई है और ये तरन तारण के वल्टोहा गांव के रहने वाले थे। वहां से लड़की पक्ष की ओर से शादी को अटेंड करने के लिए अमृतसर में पहुंचे हुए थे और वहां पर ये 2 लड़के दाखिल होते हैं, जिस तरह की CCTV फुटेज स्क्रीन पर भी दिखाई जा रही है। और ये 2 लड़के, एक ने नीले रंग की जर्सी डाली है, एक ने काले रंग की जर्सी डाली है और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इन्होंने किसी तरह का नकाब, मास्क या हुडी नहीं डाली हुई है मुंह को ढकने के लिए। ये सीधे तौर पर इस मैरिज पैलेस में एंटर होते हैं और ये इनमें से एक शख्स किसी व्यक्ति से बात कर रहा होता है मोबाइल पर और अचानक से धीरे धीरे अंदर आते हैं और पीछे से सरपंच जर्मल सिंह को गोली मारते हैं और एकदम वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस इसके बाद जैसे ये घटना होती है पहुंचती है और अपनी जांच शुरू करती है। अब 3-4 एंगल से बिल्कुल सीधे तौर पर इस मामले की जांच की जा रही है। पहला ये कि ये जो 2 शख्स आए थे, जो 2 लड़के गोली मारने के लिए आए थे, ये कोई पेशेवर अपराधी लग रहे हैं क्या? ये किसी गैंग के मेंबर हैं? इस एंगल से जांच हो रही है क्योंकि इन्होंने अपना मुंह नहीं ढका हुआ था और ये काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे। दूसरा यह कि इनमें से एक शख्स किसी व्यक्ति से लगातार मोबाइल पर बात कर रहा था और शक यह है कि जिस व्यक्ति से मोबाइल पर बात हो रही थी वो शख्स मैरिज पैलेस के अंदर मौजूद था। तो पुलिस इस समय यह खंगालने की कोशिश कर रही है कि इस एरिया में कितने मोबाइल इस लैटिट्यूड पर एक्टिव थे उस समय और किस व्यक्ति से बात हो रही थी। तो तीसरे व्यक्ति को खोजने की कोशिश भी हो रही है इन 2 संदिग्धों के साथ साथ। तीसरा, CCTV कैमरों को लगातार खंगाला जा रहा है कि ये जो 2 शख्स हैं हत्या करने के बाद कहां फरार हुए और इसके साथ ही पूरी तरह से इस पूरे इलाके की जो डिटेल्स है, जो अपराधियों की डिटेल्स है, वो खंगाली जा रही है। और प्रभ दासूवाल और जो डोनी बल है, उस गैंग ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली है इस कत्ल की। हालांकि जो गांव के लोग हैं, जो इस व्यक्ति के रिश्तेदार हैं, जो सरपंच के रिश्तेदार हैं, उनका कहना है कि कुछ समय पहले से एक्सटॉर्शन की, फिरौती की कॉल्स उनको आ रही थी, जो ना देने पर ऐसा लग रहा है कि उनकी हत्या की गई हो सकती है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या कोई पारिवारिक मसला तो नहीं है, गांव में जिस प्रकार के झगड़े होते हैं कहीं वो तो नहीं है और गैंगिज्म का नाम लेकर सिर्फ और सिर्फ अपनी हत्या जो की गई है उसको, अपने अपराध को छिपाने के लिए कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। मगर रमा, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर महीने कोई ना कोई एक
बड़ा मर्डर हो रहा है जो कि न्यूज मेकिंग मर्डर है पंजाब में, और उसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को लगातार विरोधी जो खेमा है वो सवालों के घेरे में खड़ा करता रहा है। 30 दिसंबर को पंजाब सरकार ने विधानसभा सेशन, एक दिन का स्पेशल सेशन बुलाया था वीबी जी राम जी बिल पर डिस्कस करने के लिए, मगर इसके साथ ही जितनी भी विरोधी पार्टियां थी उनका यह कहना था कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि लगातार हर 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में एक मर्डर हो रहा है। और इससे पहले अभी कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले एक मर्डर हुआ है राणा बलाचौरिया जो कि कबड्डी के प्रमोटर थे। उससे पहले फिरोजपुर में मर्डर हुआ नवीन अरोड़ा जो कि आरएसएस के कार्यकर्ता थे। और उससे पहले जो स्थिति है वहां पर कानून व्यवस्था की वो चिंताजनक होती जा रही है। बड़े सवाल जो हैं उठ रहे हैं वहां की सरकार पर। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान अमित शाह कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। अमित शाह ने आज तिरुचिरापल्ली के मन्नारपुरम में पोंगल फेस्टिवल में शिरकत की। पोंगल फेस्टिवल में पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने केंद्रीय मंत्री का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया। इस अवसर पर पूरा माहौल उत्सवमय नजर आया। रंग बिरंगे परिधानों, लोक संगीत और पारंपरिक व्यंजनों के बीच अमित शाह ने तमिल संस्कृति की समृद्ध विरासत को नमन किया। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली विधानसभा की शीतकालीन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 10 महीनों में दिल्ली के नागरिकों के कल्याण की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इस वर्ष सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया जो सभी 10 प्रमुख प्राथमिक क्षेत्रों पर केंद्रित है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय तथा बाबा साहेब के समता के सिद्धांतों के अनुरूप पिछले 10 महीनों में मेरी सरकार ने दिल्ली के सभी नागरिकों के कल्याण की दिशा में अनेक अप्रत्याशित निर्णय लिए जिनका क्रियान्वयन जारी है। इस वर्ष सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया जो सभी 10 प्रमुख प्राथमिक क्षेत्रों पर केंद्रित है। यह प्राथमिक क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण, जलापूर्ति, बिजली, सड़कें, औद्योगिक विकास, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी तथा सामाजिक न्याय है। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर सुनवाई रोकने की मांग के बाद सियासत तेज हो गई है। अब पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर ममता बनर्जी के आरोपों का उन्होंने खंडन किया है। सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर एसआईआर को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी के गंदे राज सामने आने के डर से मुख्यमंत्री आयोग पर दबाव बना रही हैं। सुवेंदु अधिकारी ने अपने पत्र में कहा कि चुनाव आयोग की कार्रवाई पूरी तरह संवैधानिक है और इससे घबराकर मुख्यमंत्री आयोग पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि सुनवाई रुकने से सच्चाई दब जाएगी, लेकिन विपक्ष इसे किसी भी हाल में होने नहीं देगा। दरअसल ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में सीनियर वोटर्स को परेशान किए जाने का मुद्दा उठाया था। इन आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए भवानीपुर में एक सीनियर सिटीजन के घर पर हुई सुनवाई का वीडियो जारी किया है। भवानीपुर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अपना चुनाव क्षेत्र भी है। आयोग का कहना है कि वीडियो से साफ है कि पूरी प्रक्रिया शालीनता और नियमों के तहत की गई और किसी भी तरह का उत्पीड़न नहीं हुआ। मैं शशि मेहरा, दे आर सो नाइस कि यहाँ आ गए हैं मुझसे मिलने, मुझे देखने, क्योंकि मैं वहाँ पर बूथ पे नहीं जा सकती हूँ, मेरी एज इस लायक नहीं है अभी। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आंशिक राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को नोटिस जारी किया है। लालू यादव ने निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। गौरतलब है कि अक्टूबर 2023 में राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे
तेजस्वी यादव और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए थे। ये मामला रेलवे में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है, जब लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। और अब वक्त है खेल जगत की खबरों का। खेल की खबरों के साथ सुचित्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुचित्रा, क्या कुछ खास खेल की खबरों में आज? शुक्रिया रमा। सबसे पहले बात करते हैं बीच गेम्स की। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के दूसरे संस्करण का आगाज आज से होने जा रहा है। बीच गेम्स का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव कर रहे हैं। 10 जनवरी तक होने वाले इन खेलों में 2100 से अधिक खिलाड़ी 8 स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। इनमें बीच फुटबॉल, बीच वॉलीबॉल, बीच सेपक टैक्रा, बीच कबड्डी, पेंचक सिलाट और ओपन वाटर स्विमिंग 6 पदक वाले खेल हैं। वहीं मल्लखंब और रस्साकशी गैर पदक स्पर्धाएं होंगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि खेलो इंडिया बीच गेम्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलों को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इस आयोजन का उद्देश्य भारत में बीच स्पोर्ट्स संस्कृति को बढ़ावा देना, युवाओं को खेलों से जोड़ना और देश की खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच प्रदान करना है। बात करते हैं मुक्केबाजी की। 2018 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता अमित पंघाल और हरियाणा के सागर ने एलीट पुरुष एवं महिला राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। अमित पंघाल ने बिहार के उस्मान मोहम्मद सुल्तान पर दबदबा बनाते हुए जीत दर्ज की। वहीं हैवीवेट वर्ग में हरियाणा के सागर ने केरल के एडविन के खिलाफ स्प्लिट डिसीजन से मुकाबला अपने नाम किया। प्रतियोगिता में देश भर से लगभग 600 मुक्केबाज हिस्सा ले रहे हैं। बात हॉकी की। पिछली विजेता शराची बंगाल टाइगर्स ने पुरुषों की हॉकी इंडिया लीग में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। शराची बंगाल टाइगर्स ने जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब को 3-1 से हराने में सफलता पाई। टाइगर्स की ओर से सुखजीत सिंह ने 33वें, अभिषेक ने 45वें और गुरसेवक सिंह ने 60वें मिनट में गोल किए। वहीं सूरमा के लिए एकमात्र गोल प्रभजोत सिंह ने 54वें मिनट में किया। मैच के दौरान शानदार प्रदर्शन करने वाले सुखजीत सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। महिला हॉकी लीग में शराची बंगाल टाइगर्स ने रोमांचक जीत हासिल करने में सफलता पाई। शराची बंगाल टाइगर्स ने रांची रॉयल्स को 1-0 से हराकर प्रतियोगिता में अपनी दूसरी जीत हासिल की। मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, जिसके कारण पहले 2 क्वार्टर्स में कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई। तीसरे क्वार्टर के 9वें मिनट में बंगाल टाइगर्स ने गोल कर मुकाबले में 1-0 की बढ़त बना ली। चौथे क्वार्टर में रांची रॉयल्स ने बराबरी का गोल करने के कुछ प्रयास किए, लेकिन बंगाल टाइगर्स के बेहतरीन डिफेंस के आगे वो सफल नहीं हो सके। इस जीत के साथ शराची बंगाल टाइगर्स लीग में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। गुजरात के पोरबंदर में राष्ट्रीय समुद्री तैराकी प्रतियोगिता और ट्रायथलन का आयोजन हुआ। 2 दिवसीय इस इवेंट में देश भर से आए 100 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ट्रायथलन में तैराकी, साइकिलिंग और दौड़ का एक रोमांचक संयोजन देखने को मिलता है। ये इवेंट खिलाड़ियों की सहनशक्ति, फिटनेस और साहस को दर्शाता है। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स एसोसिएशन का साथ छोड़ दिया है। जोकोविच ने इसका ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया। जोकोविच ने कहा कि उन्होंने प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स एसोसिएशन से पूरी तरह दूरी बना ली है। इस संस्था की स्थापना उन्होंने ही की थी। जोकोविच का कहना है कि संगठन में पारदर्शिता और संचालन को लेकर लगातार समस्याएं थी। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं रमा के पास। धन्यवाद सुचित्रा तमाम खबरों की जानकारी के लिए। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।